बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। थोड़ी देर पहले मैंने लाइव शो किया और तब तक खबर यही चल रही थी कि जी को किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ और वो राना सनाउल्लाह जो गवर्नर पंजाब को एडवेंचर करने का कह रहे थे कि सीएम को डी नोटिफाई कर दें क्योंकि आपके हुक्म के मुताबिक इन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया 21 दिसंबर शाम 4 बजे। तो सैनिटी हैज़ प्रिवेल्ड और पीडीएम ने फैसला किया कि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि उससे आइनी बहरान पैदा होगा। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि सियासत में सज्जी दिखा के खब्बी मारी जाती है। तो अब अचानक रात को इस टाइम पे तकरीबन 1:15 बजे ये खबर ब्रेक हुई है कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने परवेज़ इलाही साहब को, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनको डी नोटिफाई कर दिया है इस वजह से कि उन्होंने कहा जी कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनके कहने के मुताबिक नहीं लिया। अब इसके ऊपर मैं हैरान इस बात पर हूँ कि ये क्या सियासत है और ये क्या सोच है और ये किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं और किस आइनी बहरान में। पहली ऑलरेडी मईशत का बहरान है, जो हालात हैं हम रोज़ाना आपसे डिस्कस करते हैं, वो तो इन लोगों से संभाला जा नहीं रहा और मज़ीद आइनी बहरान और पॉलिटिकल कियोस की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ये इतना फजूल ऑर्डर है जो गवर्नर ने किया। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एक फ़र्द वाहिद के पास इतनी डिक्टेटोरियल पावर्स हो ही नहीं सकती हैं। किसी एक फर्द वाहिद को who happens to be the governor of a province, अगर आप इतनी ड्रकोनियन किस्म की पावर्स दे दें, मिसाल के तौर पे, मैं ठीक है ये दुरुस्त है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के अंदर कि गवर्नर पंजाब चीफ मिनिस्टर को ये कह सकता है कि आप एतमाद का वोट लें, लेकिन अब आगे रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है कि उसका तरीकाकार क्या होगा। आप चीफ मिनिस्टर को एक मुनासिब वक्त देते हैं और अगर असेंबली ऑलरेडी इन सेशन है तो फिर गवर्नर ये कह भी नहीं सकता। अब उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया। ये तो ऐसे ही है कि जैसे गवर्नर एसएचओ है और चीफ मिनिस्टर कोई मुल्जिम है किसी केस में और उसने फौरी तौर पे कहा मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं देते तो फड़ के हवालात जुबान कर दो। यार ये क्या तरीका है? आइन कोई मजाक है? ये एक मुकद्दस किताब है, इसको अगर आपने इंप्लीमेंट करना है उसका एक तरीका कार है। और एक फर्द वाहिद जो कि गवर्नर है, जो कि नॉमिनेटेड है, जिसकी अपॉइंटमेंट होती है, जिसके पीछे वोट की ताकत नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर को हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। और वो कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है कि सूबे के जितनी भी सूबाई असेंबलियों की सीटें होती हैं उसके ऊपर इलेक्शन होते हैं, जो लोग जीतते हैं वो असेंबली में आते हैं, वो फिर अपना एक चीफ मिनिस्टर जो है उसको इलेक्ट करते हैं। पूरी अवाम की वोट की ताकत चीफ मिनिस्टर के पीछे होती है और इस वजह से वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो एक गवर्नर जो कि नॉन इलेक्टेड पोस्ट है, अपॉइंटमेंट होती है, वो वफाक का नुमाइंदा है, सदर को रिप्रेजेंट करता है सूबे के अंदर, उसकी इतनी ड्रकोनियन पावर है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। ये आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है। और अगर यही करना है तो फिर जमहूरियत को आप वैसे ही उसका बिस्तर गोल करें और घर भेज दें, क्योंकि फिर तो गवर्नर ही सब कुछ है। भाई देखें, अगर आपने कहा था कि चीफ मिनिस्टर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, उसका एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार के मुताबिक आप आगे उनको इंसिस्ट करते और इवेंचुअली यू कैन हैव टेकन इट टू द कोर्ट कि जी ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें या फिर ये नहीं ले रहे या उससे जो है वो इज्तनाब कर रहे हैं। लेकिन ये इसके तो कोई सर पैर ही नहीं है, इसकी तो कोई कानूनी बुनियाद ही नहीं है, इसकी तो कोई लीगल फाउंडेशन, लीगल बेसिस ही नहीं है जो इन्होंने कर दी है। अब इसका क्या होगा? ये अदालत में बात जाएगी। अदालत जब देखेगी कि गवर्नर किस तरह से एक्ट कर रहे हैं तो सर्टनली आई एम श्योर बिकॉज दिस क्लियरिंग इलीगैलिटी विल फ्लोट ऑन द सर्फेस, तो अदालत इसको फौरी तौर पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगी। हो सकता है कि कुछ टाइम लग जाए, लेकिन अब यहां पर मेरा एक सवाल है और सवाल यह है कि अब अदालत इस केस के ऊपर जितना वक्त लगाएगी, ये जो पीडीएम और पीटीआई के माबैन टसल चल रही है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अदालतों में तो पहले ही एक आम आदमी जो है वो बेचारा, उसका तो बुरा हाल है, उसके तो केस की बारी नहीं आती, वर्कलोड इतना ज़्यादा है, जजेस की तादाद कम है, लोग 2, 2.5, 3 घंटे का सफ़र करके लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचते हैं, उसके बावजूद उनके केस की बारी नहीं आती, केस लेफ्ट ओवर होता है। जो अपील 6 हफ्ते में टेकअप होनी चाहिए वो 5 साल बाद टेकअप हो रही है। उस आम आदमी का तो कोई सोच ही नहीं रहा। अपनी फ्रिवलेस लिटिगेशन, यानी कि सिर्फ अपने जाती सियासी मुफाद के लिए आपने, अब मैं मीडिया पे भी देख रहा हूं, ये फौरी तौर पे जी ब्रेकिंग आ गई है, अब इसके ऊपर तज्जिए हो रहे हैं, बड़े एंकर्स को, हर चैनल ने अपने अपने बड़े एंकर को बिठा लिया, उसके ऊपर बात हो रही है जी अब क्या होगा, ये क्या होगा, वैसे होगा। It does not really deserve this importance also, this attention also, because this is just, I mean, politically so much motivated और इतनी एक वो फ्रिवलिस किस्म की मूव है कि ये तो साफ
اس میں جو بدنیتی ہے, جو میلیفائڈی ہے, وہ نظر آ رہی ہے. یعنی کہ یہ بالکل, اب آئین میں 112 جو آرٹیکل ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیسے ہو سکتا ہے چیف منسٹر کے خلاف. آئین کے آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 میں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس اگر مقررہ دن مقررہ وقت پہ نہیں لیا جا سکا تو گورنر ڈی نوٹیفائی اپنی آربیٹری وم میں کر سکتا ہے, اپنی ثوابدید میں کر سکتا ہے. نو, گورنر نے تو یہاں پہ پوری اسمبلی کو بائی پاس کر دے. اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ دا چیف منسٹر. چیف منسٹر کی بات نہیں ہے, یہ صرف پرویز الہی کی بات نہیں ہے. بھئی ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا تھا نا, تو ووٹ آف کانفیڈنس اگر ہو نہیں سکا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا نا ابھی. تو آپ نے تو تمام ممبرز آف دا پروونشل اسمبلی کو بائی پاس کر کے اپنا ایک آرڈر سنا دیا, ان کے اوپر لاگو کر دیا. یہ جمہوریت کی منشا نہیں ہے, یہ آئین کی منشا نہیں ہے. اس آئین کا مذاق نہ بنائیں, اس قانون کا مذاق نہ بنائیں, اور عوام پر رحم کریں. عوام پر رحم کریں, ان کے جو بنیادی مین ایشوز ہیں اس کے اوپر فوکس کریں. کوئی عوام کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کریں, کوئی لیجسلیشن کریں, کوئی قانون سازی کریں, اس پہ کوئی نوٹیفیکیشنز نکالیں, اس پہ کوئی بیٹھ جائیں, مذاکرات کر لیں, اس پہ دیکھیں کہ ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, معیشت کو بحران سے کیسے نکالنا ہے. لیکن یہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ حیران کن ہے. یہ صرف حیران کن نہیں ہے, یہ مجرمانہ غفلت ہے اس ذمہ داری کی طرف جو ذمہ داری آئینی طور پہ, قانونی طور پہ ہمارے سیاستدانوں پر آتی ہے. تو یہ گورنر نے جو کچھ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل اپنی پارٹی کے ذاتی سیاسی مفاد کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی کرسی کا ناجائز اور غیر قانونی استعمال کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مس کانڈکٹ کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک پورے صوبے کو, جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, 12 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے, اس کو آئینی سیاسی بحران کی طرف دھکیل دیا ہے. اور ان حالات میں اب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی آرٹیکل 101 سب آرٹیکل 3 کے تحت گورنر صاحب کو ان کی کرسی سے فارغ بھی کر سکتے. تو اب اگلے ایک آدھ دن میں آپ کو یہ خبر بھی مل سکتی ہے کہ گورنر پنجاب کو جو ہے, بیکاز آرٹیکل 101 سب آرٹیکل 3 یہ کہتا ہے that the governor shall enjoy the tenure during the pleasure of the president. اس طرح کی ورڈنگ ہے اس کی. تو وہ اگر پریزیڈنٹ صاحب آپ دیکھیں گے کہ گورنر صاحب کیا کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ بھی پھر اس حوالے سے ایکشن لیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی بات کہ جو نان ایشوز ہیں اس کے اوپر سارا فوکس ہے, اس کے اوپر ساری انرجی, سارا انپٹ ہے, اور جو اصل ایشوز ہیں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹ ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ عدالت تک بات جائے گی, عدالت پھر اس کے اوپر کیا کہے گی. جو معاملات ہوں گے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے, تجزیہ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے.